हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था रिलेशंस एंड फंक्शंस और लास्ट टॉपिक में आपने ग्राफ स्टार्ट किए हुए थे जिसमें से आपने मोड वाले ग्राफ सीख लिए थे। लेकिन आज हम बाय नेम कुछ ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। बाय नेम में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर उस नेम के अकॉर्डिंग आपको फंक्शन नहीं पता लगा तो आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबसे पहले कुछ नेम्स और फिर उनके फंक्शंस फिर उनके ग्राफ्स, इस पैटर्न पर हम चलने वाले हैं। सपोज करो आपके सामने क्वेश्चन इस टाइप से आ गया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। अब बेटा आइडेंटिटी फंक्शन जो है, अगर आपको इसकी डेफिनेशन नहीं पता तो इसका मतलब आपसे इसका ग्राफ नहीं बनेगा। तो सबसे पहला काम इसकी डेफिनेशन, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है सुनो। अगर f कोई फंक्शन है तो f(x) का आंसर अगर x के इक्वल हो, मतलब जो वेरिएबल है उसी वेरिएबल के इक्वल हो, तो ऐसी कंडीशन में इस फंक्शन का नेम होता है आइडेंटिटी फंक्शन। या जब फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो तो अच्छे से याद रखना इसको। अच्छा, इसके आगे लिख देते हैं वेयर f यानी फंक्शन जो है डिफाइंड फ्रॉम r टू r, ये फिक्स है, ये हमेशा रियल नंबर टू रियल नंबर ही होगा। ये कंप्लीट डेफिनेशन है आइडेंटिटी फंक्शन की, ठीक है। इसके आगे बहुत इजी हो गया क्योंकि आपने ऐसे ग्राफ तो बहुत बार ड्रॉ किए हैं, लास्ट 2 लेक्चर से यही कर रहे हो आप क्या लेट करोगे आगे, f(x) को y, यहाँ लिख देंगे वेयर y इक्वल्स टू f(x). अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमने एक टेबल ड्रॉ की, x और y मिनिमम हमने 3 पॉइंट्स ले लिए। वैसे 2 से काम चल सकते हैं क्योंकि xy की पावर 1 1 है और जिसमें 1 1 पावर होती है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। तो मैंने आपको कहा हुआ है मिनिमम 2 पॉइंट से भी काम चल जाता है, लेकिन हमसे कोई मिस्टेक ना हो इसलिए हम 3 पॉइंट्स लेने हैं। सपोज करो मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y भी 0 आएगा, x 1 लिया तो y भी 1, 2 लिया तो 2, -1 लूँगा तो -1। इसका मतलब जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे x एक्सिस x डैश, y y डैश, क्योंकि सिंपल सा इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। यहाँ मैंने 1 2 3 स्केल लिया, इधर 1 2 3, -1 -2, -1 -2। अब सबसे पहले 0 पर 0, ये देखो ये रहा, फिर 1 पर 1 क्लियर हो जाएगा, फिर 2 पर 2 यानी यहाँ पर, और इन सबको ज्वाइन कर देंगे। एक्चुअल में अगर मैं -1 लेता तो -1 आता, तो वो सारे ज्वाइन हो जाएंगे। इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो इस तरह से स्केल लेके ज्वाइन कर देना और एरो लगाकर। अब इसमें 3 मिस्टेक्स हैं, मिस्टेक्स ना कहें, इनकम्प्लीट है थोड़ा सा ये। क्या, एक तो स्केल लिखना है वो आप अपने आप लिखोगे, पॉइंट्स लिखने हैं वो भी आप अपने आप लिखोगे, एक इसके ऊपर इक्वेशन लिखनी है y इक्वल्स टू x। अब ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो बस मेन तो है ना, नेम से फंक्शन का पता लगना चाहिए। अगर वो पता है फिर ग्राफ आपको ईजी लगेगा। अब जो इसके बाद नेक्स्ट जो बाय नेम जो ग्राफ आएगा वो है, देखो इधर चेक करो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। अब ये क्या है समझो, सभी देखना इधर, यस f(x) इक्वल्स टू c, c इज एनी रियल नंबर, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वहां पर तो x था तो आइडेंटिटी फंक्शन है, अगर f(x) इक्वल टू c होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। और इसमें भी क्या होगा, f जो होगा वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन होगा। अच्छा, इसके नीचे एक चीज़ और लिख देते हैं, वेयर c इज एनी, कांस्टेंट वर्ड भी लिख सकते हो या एनी रियल नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, f(x) को y। अब इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये तो आपको याद होगा, हमने बहुत बार सीख लिया कि जिस इक्वेशन में x एब्सेंट होगा वो x के पैरेलल है और जिसमें y एब्सेंट होगा वो y के पैरेलल है। याद आ गया। लेकिन हम इसको थोड़ा सा ना और ज़्यादा क्लैरिफाई करते हैं। देखो इस बात को समझो आराम से, मैं यहाँ पर है ना इसमें 3 केसेस बना रहा हूँ। केस नंबर फर्स्ट, बड़े ध्यान से समझना, व्हेन c इज पॉजिटिव। अब देखो जब c पॉजिटिव होगा, अच्छा इसके नीचे पहले एक लाइन और लिख देते हैं या इसी के आगे लिख देते हैं, दिस इज अ लाइन विच इज
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब जब हमारे माइंड में ये आ गया कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाना है, तो मैं उस चीज़ को और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए कुछ पार्ट्स ले रहा हूँ। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अब मैंने स्केल नहीं लिखा कुछ भी। अब हमें सी वाई इक्वल टू सी पता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स के पैरेलल मैं यहाँ बनाऊँ, नीचे बनाऊँ, कहाँ रखूँ, वो नहीं पता। एक्चुअल में वो डिपेंड करेगा सी की वैल्यू पर। तो इसका मतलब अगर आपको सी की वैल्यू नहीं पता तो हम इसमें 3 केसेस बना रहे हैं। अगर सी प्लस होगा तो वाई की वैल्यू जो प्लस होती है वो ऊपर की तरफ होती है, मतलब सी की जगह प्लस होगा तो वाई का आंसर प्लस में आएगा। तो सपोज करो कि यहाँ पर जैसे मैंने एक लाइन बना दी, ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स के पैरेलल। अब आपसे पूछें इसमें सी क्या चीज़ है, तो सी जो है ना वो ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस होती है, मैंने यहाँ शो कर दिया। और इस लाइन की इक्वेशन होएगी y इक्वल टू सी। ये डिस्टेंस सी क्यों लिखी, सपोज करो एग्जांपल देता हूँ, मान लो y इक्वल टू 2 होता, फिर आप क्या करते, यहाँ मान लो 1 होता और यहाँ 2 होता तो 2 पर ग्राफ बनाते, अगर 3 होता तो 3 पर ग्राफ बनता, 4 होता तो 4 पर। मतलब जितना सी का आंसर होगा वहाँ ग्राफ बनेगा। और सी क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन, ये जो डिस्टेंस है ना ये होगी सी। अब इतना आने के बाद बस इसमें कोई ग्राफ के लिए टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता लग रहा था इसमें x नहीं है तो ये x एक्सिस के पैरेलल है। अब केस नंबर 2, व्हेन c इज नेगेटिव। अब समझो अगर c नेगेटिव होगा, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, c नेगेटिव होगा तो इसका ग्राफ ये जैसे x एक्सिस बनाया मैंने, ये x डैश, इधर y डैश, ये ओरिजिन। अब इसमें गलती होती है, ध्यान से समझना। अगर c नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइड में इस तरह बनेगा, ठीक है। अब इसकी जो डिस्टेंस है वो तो c ही रहेगी, ये वाली, ये छोटा सा लिखा हुआ है c है ये। और इसकी अगर इक्वेशन पूछेंगे तो वो y इक्वल टू सी। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने गलती कर दी, सर आप c को नेगेटिव कह रहे हो तो y इक्वल टू माइनस सी लिखो, और कुछ कह रहे हैं नहीं सर c ही लिखो। अब ये तो कन्फ्यूज़न हो गई, c लिखें या माइनस सी लिखें। यस, अब समझो इस बात को, ध्यान से समझना। हमने अगर y इक्वल टू सी लिखा तो ये बिल्कुल सही आंसर है। क्यों, जिनको डाउट है वो सुन लें अच्छे से। मान लो c की वैल्यू नेगेटिव, मान लो जैसे c की वैल्यू हमने -2 ले ली, रफ वर्क कर रहा हूँ इसके लिए। अगर c -2 है तो गलती से अगर किसी ने -c लिखा होता तो -2 रखने पर क्या हो जाता, +2 तो नीचे होगा थोड़ा ना, वो तो ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब -c नहीं आएगा, c खुद नेगेटिव है। c इज नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो c का आंसर होगा वो नेगेटिव होगा, ना कि c के आगे माइनस लगाना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिनके भी गलत फहमी थी वो क्या करेंगे, y इक्वल टू सी लिखेंगे क्योंकि c खुद नेगेटिव है। अब इसका थर्ड केस रह गया, केस नंबर 3, व्हेन c इक्वल्स टू 0। एक बार पॉजिटिव लिया, एक बार नेगेटिव लिया और एक बार 0 ले लिया। अब समझो ध्यान से, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये वहाँ लिख चुके हैं। c इक्वल टू 0 होगा तो इसमें 0 रखने से क्या आएगा, y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 x एक्सिस के पैरेलल नहीं, खुद x एक्सिस होता है। तो आपको याद है x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, इसके नीचे लिख देते हैं दिस इज x एक्सिस। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये x एक्सिस जो बनाया हमने ये खुद इसका ग्राफ है, बस x के ब्रैकेट में लिख देंगे y इक्वल टू 0, ये इसका ग्राफ बन गया। समझ आ गया अच्छे से। अब ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, वो आइडेंटिटी फंक्शन का। आप लोग इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट ग्राफ बना रहा हूँ। यस, हो गया। अब समझो जो नेक्स्ट बाय नेम आएगा, सपोज करो आइडेंटिटी की जगह जो नेक्स्ट है उसका नेम होता मॉडुलस फंक्शन, शॉर्ट में इसको मॉड फंक्शन भी बोलते हैं। एक्चुअली मॉडुलस फंक्शन जो है उसका सिंबल ये होता है, इस तरह से 2 लाइंस लगा देते हैं, इसको बोलते हैं मोड, शॉर्ट में मोड बोलते हैं, फुल नेम मॉडुलस होगा। अब y इक्वल टू मोड x, यहाँ तक तो सारा सेम है। अब बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है बेटा, मोड जो होता है ना उसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये सब बच्चों को पता है। लेकिन एक्चुअल में इसकी जो डेफिनेशन है ना
वो मैं आज फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, सुनो। मोड एक्स की डेफिनेशन बता रहा हूँ। मोड एक्स इक्वल्स टू, इसके 2 आंसर होते हैं, एक प्लस एक्स, एक माइनस एक्स। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अभी तो आप कह रहे थे 1 मिनट पहले कि मोड कभी नेगेटिव नहीं होता, आपने खुद ही नेगेटिव लिख दिया, तो ये तो गलत हो गया। कोई गलती नहीं है, अभी तक मैंने इसके आगे कॉमा में कंडीशन नहीं लिखी, अब कंडीशन आएगी व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इसमें आएगा व्हेन x इज लेस देन 0। तो इससे क्या हुआ, इससे ऑटोमेटिकली मोड के सारे आंसर प्लस हो गए। क्यों? आप कोई नंबर सोच के देख लो। चलो ऐसा करते हैं, टेबल में बताता हूँ सारा कुछ। मान लो जैसे मैंने टेबल ड्रॉ की x और y, यहाँ पर मैंने कुछ एक पॉइंट्स बना दिए। सबसे पहले मैंने लिया 0। बताओ 0, अच्छा ये डेफिनेशन पहले तो आप अच्छे से याद कर लो, ये मोड x की डेफिनेशन है, मतलब मॉडुलस की। तो 0 जो है वो कहाँ पर आएगा, इसके इक्वल है, मतलब इस वाले फंक्शन में आएगा। इसका आंसर क्या है, प्लस एक्स। अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, मान लो किसी ने 1 सोचा होता, 1 बताओ लेस देन 0 होता है या ग्रेटर देन 0? यस, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब प्लस एक्स में x की जगह 1 पुट करेंगे तो प्लस 1 आएगा। 2 लेंगे तो वो भी इसमें आएगा, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब मान लो -1 ले लिया, -1 क्या होगा, लेस देन 0। लेस देन 0 वाले में अब ध्यान से समझना, -1 लेस देन 0 होता है। x की जगह अगर आप -1 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और अगर आपने -2 लिया तो माइनस माइनस प्लस 2। अब आप चेक करो खुद, आंसर सारे प्लस आए हैं। x भले ही नेगेटिव था लेकिन आंसर प्लस हो गया ना। इसीलिए कहा जाता है कि मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव, और डेफिनेशन ये रहेगी, ध्यान रखना। अब इसको ग्राफ पर कैसे ड्रॉ करें, देखो इधर ग्राफ इसका सिंपल सा है। अगर मैं इधर x एक्सिस, x डैश, y, y डैश, ओरिजिन, इधर 1 2 3, -1 -2 -3, इधर 1 2, ऊपर 3 ले लेना, -1 -2, 0 0, यानी ये वाला पॉइंट, और 1 पर 1 इधर होगा, 2 पर 2 इधर होगा। समझ आ रहा है? -1 पर 1, -1 पर 1 इधर होगा, -2 पर 2 इस साइड। बेटा अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी थी तो आपको याद होगा, ऐसे 2 अगर पार्ट्स हो ना फंक्शन के, तो हमने उसको सीखा हुआ है, बहुत बहुत अच्छे से सीखा था। अब इसमें 2 लाइंस बनेंगी, एक लाइन वो होगी जो ग्रेटर देन 0 वाले पॉइंट्स को मिलाएगी, एक वो होगी जो लेस देन 0 वाले पॉइंट्स को मिलाएगी। लाइन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पावर 1 1 है। अब हम स्केल लेके, ये लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो इधर वाले पॉइंट सारे एक साथ स्केल से ही मिला देंगे और इधर एरो लगा देंगे, मतलब ये चलती जाएगी लाइन। बेटा इसको एक्सटेंड मत कर देना, 0 के आगे यूं जाएगी ये लाइन, मतलब स्केल से यूं ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सही कर लेना इसको, ये वी शेप में बन जाएगा। ठीक है, और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन अगर आपसे पूछें तो ये कौन सी साइड है, ग्रेटर देन 0, मतलब y इक्वल टू एक्स, और ये वाली जो साइड है ये -x वाली है, y इक्वल टू -x, यानी v शेप में मोड का ग्राफ बनता है, आप ध्यान रखोगे। अब इसमें थोड़ी सी बात और काम कर लेना, क्या आप एक तो पॉइंट्स अपने आप लिख लेना और एक इसका स्केल अपने आप नोट कर लेना। ठीक है, नोट करो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स टू मोड x -2। अब सपोज करो इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो आपको। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, फिर मैं आपको लॉन्ग मेथड बताने वाला हूँ। शॉर्ट ट्रिक से पहले आप ये सुन लो, मोड x का ग्राफ हमेशा ओरिजिन पर वी शेप में बनता है, ये देखो ये रहा। और इसमें एक खास बात और होती है जो अभी तक मैंने बताई नहीं, वो ये कि ये बिल्कुल x और y के मिड में होती है लाइन। बिल्कुल मिड का मतलब 45 डिग्री पर, कि यहाँ से भी 45, यहाँ से भी। इसी तरह ये लाइन भी इधर से 45, इधर से 45। तो आपने ध्यान रखना है कि मोड का ग्राफ वी शेप में 45 डिग्री पर बनेगा। अब इस बात का फ़ायदा उठाते हुए हम इसका एक शॉर्ट मेथड सीख रहे हैं, फिर हम इसको लॉन्ग मेथड से भी करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किया। दिस इज x एक्सिस, x डैश, y डैश, ओरिजिन। समझो ध्यान से, इस वाले में रफ वर्क करना है कि ये रफ वर्क है,
जो यहाँ पर पॉइंट है ना, मतलब जो अंदर वैल्यू है उसको 0 के इक्वल रख दो और x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब जब यहाँ पर हम 2 ढूंढेंगे तो 1 2 3 4, ये रहा 2, इधर -1 -2, इधर है y की वैल्यू 1 2, इधर -1 -2। अब समझो ये x की वैल्यू 2 है, मतलब ये आपने क्या करना है, इस 2 पर V शेप में एक ग्राफ बना देना है। तो मैं यहां पर V शेप में और 45 डिग्री एंगल पे बनाना है, ये बन जाएगा इसका ग्राफ। ये तो मैंने शॉर्ट मेथड बताया, लेकिन आपने शॉर्ट मेथड यूज 1 नंबर तक ही करना है। अब हम इसको कंप्लीट सीखने जा रहे हैं कि कैसे करेंगे। तो हम इस शॉर्ट मेथड को यहां से इरेज कर रहे हैं। देखो इधर मैं यहां पर अब पूरा काम करता हूं, एक बार मैं इसको भी इरेज कर देता हूं। ठीक है, ध्यान रखना इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। तो अब देखो समझो, इसको मैंने इरेज कर दिया। यस, सबसे पहले y इक्वल्स टू मोड x माइनस 2। अब जिस स्टूडेंट को ये वाली डेफिनेशन याद है उसको बड़ी जल्दी समझ आने वाला है। ये मोड x है, मोड x है तो प्लस x आता है, मोड में x माइनस 2 है तो प्लस ब्रैकेट में x माइनस 2, और सेकेंड आंसर माइनस x माइनस 2। मैंने क्या किया, जहां जहां x था वहां वहां x माइनस 2 रख दिया। कंडीशन में भी ऐसा ही होगा। व्हेन क्या लिखेंगे, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन x माइनस 2 लेस देन 0। यानी इसमें जहां भी x आ रहा है ना, सब जगह x माइनस 2 से रिप्लेस कर दिया। समझ आ गया बेटा? इतना आने के बाद माइनस का 2 अगर उधर शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको उधर शिफ्ट करूंगा तो x इज लेस देन 2। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन तैयार हो गई। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब जिन्होंने लास्ट वीडियो अटेंड की थी उनको पता है सर आपने कहा हुआ है कि जो क्रिटिकल पॉइंट हो उसको लेना जरूरी है। क्रिटिकल पॉइंट है 2 तो लेना ही लेना है। उसके अलावा हर एरिया में से मिनिमम 1 पॉइंट उठाना है। तो ये 2 से ग्रेटर एरिया है, ये 2 से लेस एरिया है। 2 से ग्रेटर जैसे 3 ले लिया, 2 से लेस जैसे 1 ले लिया। और भी लेना चाहो तो पॉइंट्स ले सकते हो। बताओ 2 किस में आएगा? यस, 2 के इक्वल यहाँ है तो इसमें 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0। बताओ 3 किस में आएगा? यस, वेरी गुड, 3 2 से ग्रेटर होगा। अब 2 से ग्रेटर होगा तो इसमें 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 इज 1। 2 से लेस कोई वैल्यू जैसे हमने 1 ले रखी है, 1 2 से लेस होता है तो यहाँ रखेंगे 1 माइनस 2 कितना आएगा, -1, और माइनस माइनस प्लस 1। वैसे भी हमें पता था मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आंसर तो प्लस ही आएंगे। अब देखो इसको ड्रॉ कैसे करें। 2 पर 0 ये खुद ही हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट है 2, 0। 3 पर 1, 3 ये रहा, 1 ये रहा, तो इसके अपोजिट यहाँ पर कहीं आएगा। 1 पर 1 ये रहा, 1 ये रहा, तो यहाँ पर आएगा कहीं। दिस इज 1 1। अब जब इनको ज्वाइन करेंगे तो वैसे तो आप और पॉइंट्स ले सकते थे, आपको पता लग जाएगा। ये ग्राफ स्केल लेंगे तो इस तरह से, और यहाँ पर स्केल रख के इस तरह से पास करेगा। वही बात हो गई, मैंने कहा था ना वी शेप में ग्राफ बनेगा, ये वही है। और इधर जो लाइन बनेगी उसका इक्वेशन क्या होगी, ये 2 से ग्रेटर वाली साइड है। 2 से ग्रेटर का मतलब है x माइनस 2। ये 2 से लेस वाली साइड है, उसका मतलब है माइनस एक्स प्लस 2। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो इधर वाली साइड में हम इक्वेशन लिख देंगे y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, स्केल आप अपने आप लिख लोगे। अब समझ आ गया मोड वाला ग्राफ। अब मैं इसी में थोड़े से चेंजेस और कर रहा हूँ। ये बिल्कुल सही है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो पहले। यस, अब समझो, मान लो यहाँ पर कुछ और होता, जैसे x प्लस 1 होता। अब चेंजेस क्या होते, अब यहाँ मोड x की जगह मोड x प्लस 1 है, तो हम यहाँ पर ध्यान से देखो, इधर सारा कुछ सेम करेंगे। देखो x प्लस 1 यहाँ लिया, इधर x प्लस 1 बाहर प्लस है, इधर x प्लस 1 बाहर माइनस है, मतलब यही काम कर दिया। जहां जहां x आ रहा है ना, सब जगह x प्लस 1 रखना है। इधर x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इधर x प्लस 1 लेस देन 0। ठीक है, प्लस का 1 उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। इसमें भी 1 उधर लेके जाएंगे तो -1। अब अगर हम इसको शॉर्ट मेथड से सोचते पहले ही
तो हमें इसका ग्राफ पता लग गया होता। एक बार फिर से सोचें, मैं टेबल बाद में देखूंगा, पहले एक बार शॉर्ट मेथड समझते हैं। क्या बताया था शॉर्ट मेथड में? एक बार पहले ग्राफ ड्रॉ कर लें थोड़ा सा। एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई वाई डैश। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि इजी काम है, आपने लास्ट लेक्चर में सारा इस तरह का कर लिया था। यस, इधर 1 2 -1 -2। अब समझो, अगर मुझे ये कुछ ना करना होता, 1 नंबर में सोचना होता, या किसी ने अगर कंपटीशन का कोई एग्जाम देना है तो उसमें डायरेक्ट आंसर सोचने पड़ते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। ये रफ वर्क कर रहे हैं, x+1 को 0 पुट किया, x की वैल्यू -1, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट x की वैल्यू -1 ये रही, और मोड है, तो मोड का ग्राफ कैसे बनता है? वी शेप में। तो इस पॉइंट पर वी शेप यहाँ और यहाँ 45 डिग्री एंगल पे बनेगी, मतलब ये ग्राफ यूं बनेगा। समझ आ रहा है? मैंने बनाया नहीं जानबूझ के। अब हमने रफ में तो सोच लिया कि ऐसे बनेगा, अब फेयर से देखो कैसे बनेगा। क्या आपको यहाँ तक समझ आ गया मैंने क्या किया है? मैंने इसमें जहाँ जहाँ x था ना, वहाँ x+1 रख दिया। अब टेबल बनती है, देखो टेबल में x y। सबसे पहले चलो मैं इस बार थोड़े पॉइंट ज़्यादा ले रहा हूँ। जो क्रिटिकल पॉइंट है वो तो लिखना ही लिखना है, कुछ ही हो जाए, और हर एरिया में से मिनिमम 1 पॉइंट उठाना होता है। मैं 2 2 ले रहा हूँ। -1 से ग्रेटर जैसे 0 ले लिया और 1 ले लिया। -1 से लेस जैसे -2 और -3। चलो बताओ, -1 इसमें कहाँ है? ये रहा। इसमें अगर -1 रखेंगे तो 0 आएगा। 0 इन दोनों में से कहाँ होगा? ग्रेटर देन वाले में, क्योंकि ग्रेटर देन होता है -1 0। 0 यहाँ रखेंगे तो 1 आएगा। 1 भी -1 से ग्रेटर होता है, तो 1 यहाँ रखेंगे तो 2 आएगा। -2 -1 से लेस होता है, तो -2 जब इसमें रखेंगे, -2 + 1 हो गया -1 और -1। -3 भी इसमें रखेंगे तो 2 आएगा। आप रख के देख सकते हो। अब पॉइंट समझो, -1 पे 0 ये खुद है, पॉइंट लिख लेना। 0 पर 1 ये रहा, 1 पर 2 यहाँ, -2 पर 1, -3 पर 2। कुछ समझ आ रहा है? अब आप स्केल लेकर जब इसको ज्वाइन करोगे तो आपको ही दिख रहा होगा, ये वी शेप में इस तरह बनेगा। थोड़ा टेढ़ा सा जा रहा है, अब सही करना है इसको अपने आप, और ये वी शेप में यहाँ पर। समझ आ गया? अब पॉइंट्स भी लिख लेना, स्केल भी लिख लेना। इक्वेशन बता देता हूँ, y = ये प्लस वाली साइड है इधर वाली, तो ये वाला है x+1। वो नेगेटिव साइड है तो y = -x -1, क्योंकि ये -x -1 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ चुका है। स्केल पॉइंट्स अपने आप लिख लेना, ठीक है? करो नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन जब तक क्लियर नहीं होगी, वही बात है बाय नेम आ रहे हैं बेटा, पेपर में बाय नेम आ सकते हैं, तो आपको पहले तो उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन सुन लो। f(x) = mod x upon x when x is not equals to 0, and second answer is 0 when x equals to 0। इसका मीनिंग क्या है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन का आंसर 0 यूज़ करेंगे, और जब फंक्शन x की वैल्यू 0 नहीं होगी तो फंक्शन mod x upon x यूज़ करेंगे। अब देखो, क्योंकि आपको mod x की डेफिनेशन अभी अभी मैंने बताई है, तो एक बार मैं यहाँ रफ में लिख देता हूँ। mod x के 2 आंसर होते हैं, एक +x एक -x। यह आंसर तब होता है जब x इज़ ग्रेटर देन 0, और यह आंसर तब होता है जब x इज़ लेस देन 0। और मैंने यहाँ इक्वल भी लगाया था, उस टाइम आपको ये बात बताना भूल गया कि इक्वल्स टू आपकी मर्जी है, आप इधर भी लगा सकते हो इधर भी लगा सकते हो, दोनों ही सही है, लगाना एक ही जगह है। अब इतना आने के बाद हम यहाँ पर इस बात का यूज़ करने वाले हैं। मैं आपसे पहले एक बात पूछ रहा हूँ, आप ये बताओ नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है? यस, वेरी गुड, जो 0 नहीं है। अब सोच के देखो, जो 0 नहीं है वो क्या होगा? या तो 0 से ग्रेटर होगा या 0 से लेस होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। इसके 2 पार्ट्स यहाँ करके लिख रहे हैं, देखो ध्यान से समझना अब अच्छे से। हम इसको लिख रहे हैं x इज़ ग्रेटर देन 0, और इसी को लिख रहे हैं x इज़ लेस देन 0, और ये अलग से पड़ा है, ठीक है? इसका आंसर तो हमें पता ही है 0 है। ये देखो, ये रहा।
इसको हमने नॉट इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, जो जीरो नहीं है, और जो जीरो नहीं है वो या तो जीरो से ग्रेटर होगा या जीरो से लेस होगा, मतलब ये टू मिलाकर ये अकेला बनेगा। अब समझो, इधर हमने मोड एक्स अपॉन एक्स लिखा, वही सेम क्योंकि इसी का पार्ट है, और इधर भी हमने मोड एक्स अपॉन एक्स लिखा क्योंकि ये भी इसी का पार्ट है। ठीक है, अब हमें एक फायदा है, x ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो के लिए आंसर होता है प्लस एक्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये मोड एक्स को हटा रहे हैं। क्यों? मोड एक्स का आंसर हमें पता है प्लस एक्स है। कुछ बच्चों के एक डाउट और होता है, सर यहाँ तो इक्वल टू भी था, फिर आपने यहाँ तो था ही नहीं इक्वल टू, फिर क्यों लगाया? मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, अगर x की वैल्यू 3 हो तो आप इन दोनों में से कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे? यस, वेरी गुड, ऊपर वाला। ऊपर वाले में x की जगह 3 रखोगे ना, तो फिर यहाँ तो इक्वल भी था, फिर 3 के लिए क्यों रखा आपने? क्योंकि ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है जीरो से ग्रेटर होगा तो भी प्लस एक्स आएगा, और जीरो के इक्वल होगा तो भी प्लस एक्स आएगा, मतलब जो मर्जी कंडीशन हो सेटिस्फाई तो वही करेगा। तो आपको क्या करना है, ग्रेटर देन जीरो है तो वहां से प्लस एक्स रखना है, और लेस देन जीरो है तो वहां से मोड एक्स की जगह माइनस एक्स रखना है। इसके बाद अब ये लाइन समझ आ गई। अब सुनो, ये कैंसिल हो रहा है +1, ये कैंसिल हो रहा है -1, और ये 0, और यहां पर x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0, x इज इक्वल्स टू 0। चेक करो पहले, यहां तक समझ आ गया? बेटा कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें सिग्नम फंक्शन डायरेक्टली यही दिया होता है, कुछ बुक्स में ये लिखा होता है, कुछ बुक्स में ये लिखा होता है। एक्चुअल डेफिनेशन ये है, इससे ये बनाई फिर इससे ये बनाई, तो आपकी मर्जी, आप इसको भी याद कर लोगे तो भी आपके लेवल पे तो काम चल ही जाएगा। अब इन सब से ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एक नई बात आएगी जो हमने पहले इस चैप्टर में ड्रॉ नहीं की है। सुनो क्या, मैं यहां पर एक टेबल बना रहा हूं x और y की, x y। यस, सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट तो लेते ही लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? जैसे 0। अब 0 के बाद एक बात समझने वाली है इसमें, ये ध्यान से सुनना। अब आप 0 से अगर ग्रेटर सोचते हो तो ये वाला आंसर है। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, अगर मैंने 1 लिया होता x की वैल्यू, तो आप फंक्शन का ये वाला आंसर यूज करते। चलो मैं यहां लिख देता हूं, 1 लेते तो आंसर 1 आता। क्यों? क्योंकि 1 0 से ग्रेटर है तो आंसर 1 है। अगर मैं 2 लेता तो भी 1 आता, अगर मैं 3 लेता तो भी 1 आता। क्यों? सभी 0 से ग्रेटर का आंसर कितना है? 1 है। इसका मतलब अगर मैं 4 लूंगा, 10 लूंगा, 1 लाख, 1 करोड़, 1000 करोड़, सबका आंसर 1 आएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसका यूज करते हैं और हम एक नया काम जो पहले कभी नहीं किया वो लिखने जा रहे हैं। यहां पर ध्यान से देखना, इधर बेटा मैंने यहां लिखा 0, इनफाइनाइट, इस पर स्मॉल ब्रैकेट लगाया और इस पर भी स्मॉल ब्रैकेट। इसका मीनिंग बताओ पहले। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में यानी सेट्स वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। क्या था वो? जो 0 के इक्वल, ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा और इनफाइनाइट भी इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन उसके बीच वाले सारे नंबर आएंगे। मतलब इसमें 0.1 भी आएगा, 0.2 भी आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1.5 2.5 सब आने वाले हैं। अगर हमें यहां से दिख रहा है क्या कि 0 से ग्रेटर जो मर्जी ले लूं आंसर 1 आएगा, तो इन सब का आंसर, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन सब का आंसर आएगा 1। और मैं इधर लिखता हूं लेस देन 0 वाले। लेस देन 0 वाले पॉइंट्स कैसे लिख रहे हैं? -इनफाइनाइट, 0, दोनों जगह स्मॉल ब्रैकेट। मतलब ना तो 0 लेना है ना -इनफाइनाइट, उसके बीच वाले जो मर्जी ले लो। अब लेस देन 0 में नेगेटिव नंबर सारे आएंगे, जैसे इसके बीच में -1 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है, -3 भी आ रहा है, तो -1 -2 -3 सभी का आंसर -1 है। और 0 पर तो दे ही रखे आंसर 0 है। ऐसी टेबल पहले कभी यूज नहीं की हमने, पहले कभी ऐसा सेट ही नहीं हो रहा था कुछ भी, सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे थे। इसमें सेम आया इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। बेटा इतना आने के बाद अब एक फ़ायदा हो गया। क्या? अब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, अब ध्यान से समझना क्योंकि ऐसा ग्राफ पहले हमने कभी नहीं बनाया हुआ। इधर x एक्सिस, x डैश, y डैश, ऑरिजिन। इधर 1 2 3 4, -1 -2
-3, 1, 2, 3, -1, -2, -3। सुनो, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, हम इस वाले को शो करते हैं। 0, इनफाइनाइट का आंसर कितना है? 1। अब इसका मीनिंग क्या है? 0, इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इसके बीच में सारे नंबर आएंगे प्लस वाले। मान लो मैंने 1 लिया होता तो 1 का आंसर 1 होता, 1 का आंसर 1। 2 लिया होता तो 2 का आंसर 1। 3 लिया होता तो 3 का आंसर 1। डॉट दिख रही है सब। 4 लिया होता तो 4 का आंसर भी 1। अगर मैंने 1.5 लिया होता तो भी इसका आंसर 1 आता, 1.5 पर भी 1। अगर मैंने 3.8 लिया होता, 3.8 भी प्लस होता है, 3.8 यहाँ होगा, उसका आंसर भी 1। इसका मतलब ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनती जाएगी और ये कभी ख़त्म नहीं होगी, ये चलती जाएगी, इसलिए एरो लगा दिया। लेकिन इसमें कमी है, हमें ये नहीं पता ये लाइन इससे पीछे कहाँ तक जाएगी। सोच के देखें, इससे पीछे क्या है? 0.9 है, फिर 0.8 है। 0.9 प्लस होता है, चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो। 0.9 0 से ग्रेटर होता है, उसका आंसर भी 1 है। तो 0.9 का आंसर भी 1, 0.8 का आंसर भी 1, 0.5 का आंसर भी 1, 0.4 का आंसर भी 1। ऐसे तो चलता ही जाएगा। लेकिन अब समझना अच्छे से, यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? कि 0 से जितने भी बड़े पॉइंट्स हैं ना, वो सब 1 है। अब 0 से बड़े पॉइंट्स में पहला नंबर कौन सा होगा? 0.1 या 0.2? कुछ बच्चे 0.1 सोच रहे, तो ऐसा नहीं है। 0.01 भी उससे बड़ा है। उससे आगे यस 0.001, 0.00001, ये सब क्या हैं? 0 से ग्रेटर हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम पता है क्या है? जब मैं इनको ज्वाइन करते करते पीछे लेके जाऊंगा, मैं सोच क्या रहा हूं कि ये पीछे कहां तक जाएगा ग्राफ। अब ध्यान से समझना, ये ग्राफ चलता जाएगा, यहां पर 0.1 आएगा तो 0.1 पे भी बनेगा, 0.1 से पहले 0.01 होगा, उस पर भी बनेगा क्योंकि वो भी 0 से बड़ा होता है। 0.00001 पे भी बनेगा, लेकिन हम उसको शो ही नहीं कर पाएंगे। 0.00001 इतना छोटा होगा कि ग्राफ पे दिखेगा ही नहीं। अच्छा, मान लो वो दिखा भी दिया आपने कैसे भी करके, तो 0.00000000001 वो कैसे दिखाओगे? तो ऐसी कंडीशन में मैं सिखा क्या रहा हूं, दोबारा सुन लो। 0 से ग्रेटर वैल्यूज पर आंसर 1 है। तो ये ग्राफ यहां तो समझ आ रहा है, आगे जा रहा है। यहां कहां से शुरू करें भाई? यहां से शुरू करें कि यहां से? वो सिखा रहा हूं। अब समझो ध्यान से, 0 से ग्रेटर है लेकिन 0 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम इस जगह पर एक होल बना देंगे और इस होल की जो सरकमफ्रेंस है वहां से एक लाइन शुरू कर देंगे। इसका मतलब होता है जहां ये होल बन गया वो खुद कंसीडर नहीं होगा, ठीक है? वो खुद नहीं होगा, उसके आगे वाले सारे पॉइंट होंगे। अब इसके आगे का मतलब है 0.001 अपने आप बीच में आ जाएगा। इसका मीनिंग होता है ये 0.00001 वो भी इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऐसा क्यों कर रहे हो? भाई ऐसे ही बना देते आप। अगर ऐसे बनाते तो पता है क्या होता? ये वाला पॉइंट कितना है? 0,1। 0,1 का मतलब क्या होगा कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 होनी चाहिए। फिर तो ये गलत हो जाता, ऐसा तो है ही नहीं ना। वहाँ 0 का आंसर 0 है, ना कि 0 का आंसर 1 है। इसीलिए जब ये कह रहे हैं 0 से ग्रेटर से स्टार्ट करना है, तो आपको उसको रिप्रेजेंट करने का मेथड है, उस पर होल बनाओ और सरकमफ्रेंस से शुरू कर दो। अब आती है बारी इस वाली साइड की। माइनस इनफाइनाइट से 0 का आंसर -1 है। मतलब अगर आप -1 लोगे तो -1 आएगा, -2 लोगे तो भी -1, -3 लोगे तो भी -1। फिर वही बात होगी, इन सबको ज्वाइन करते जाएंगे। अब ये यहां कहां तक जाएगा? वही बात है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब इस जगह पर होल बनाएंगे, यहां सरकमफ्रेंस से लाइन स्टार्ट कर देंगे। ये अपने आप सारे -1 को शो करेंगे। अच्छा, ये रह गया 0 से 0, मतलब 0 पर 0। 0 पर 0 ये खुद है। इसके ऊपर हम डार्क बनाएंगे सर्कल। डार्क का मतलब होता है वो काउंट हो रहा है, होल का मतलब होता है वो काउंट नहीं हो रहा। और इसके ऊपर इक्वेशन लिख देंगे, क्या? ये y था, ये कौन सी वाली इक्वेशन है? y = 1, ये है y = -1 और ये है 0,0। ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बन गया। स्केल आप अपने आप लिख लेना। इनमें ना पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है, इसलिए लिखते ही नहीं होते, ये ऐसे ही छोड़ना होता है। तो चलो इसको नोट करो आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
ये फर्स्ट टाइम आया आपके लिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है अभी समझा देता हूँ। देखो पहले इसका सिंबल सुन लो, एफ एक्स इक्वल्स टू बिग ब्रैकेट एक्स। इस सिंबल का नेम है ग्रेटेस्ट इंटीजर, और आगे एक्स है तो एक्स बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। और वो फिक्स है कि एफ इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। अब ध्यान से समझना, इस पूरे में हमारे पास क्या लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब तक आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में नहीं पता तब तक आप इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाओगे। अब समझना आराम से इसको। सबसे पहला काम देखो इधर, ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्लियर करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं। ये कुछ न्यूमेरिकल नंबर ले रखे हैं मैंने, कुछ पॉइंट्स में हैं कुछ विदाउट पॉइंट हैं। तो आपको सिर्फ है ना 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो अपने माइंड में रखने हैं। फर्स्ट इज, अगर ब्रैकेट में यानी इंटीजर जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर उसकी बात कर रहा हूं मैं, अगर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है वो खुद इंटीजर है तो उसका आंसर वही होगा। लेकिन अगर वो इंटीजर नहीं है तो उसका आंसर उससे जस्ट लेस वाला इंटीजर होगा, जस्ट पहले वाला इंटीजर। जैसे समझो 0 है, जैसे 0 खुद इंटीजर होता है। अच्छा इंटीजर तो पता है ना क्या है, यस 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 कंप्लीट नंबर होते हैं, इसमें पॉइंट्स वाले नहीं होते। 0 खुद इंटीजर है तो आंसर 0। मैंने कहा था जो इंटीजर है उसका आंसर वो खुद होएगा। 1 इंटीजर है तो 1 का आंसर 1। -3 इंटीजर होता है, इसका मतलब इसका आंसर -3। 1.1 इंटीजर नहीं होता तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा था इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर, 1.1 से जस्ट पहले वाला इंटीजर होता है 1। समझ आ रहा है? अगर खुद इंटीजर नहीं है तो पहले वाला इंटीजर लेना है उससे, ठीक है, जस्ट पहले वाला। ध्यान रखना बड़ा नहीं करना, छोटा ही लेना है आपको। 1.2 से जस्ट पहले कुछ बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं सर ये इंटीजर नहीं है, इससे पहले वाला इंटीजर हम ये लिख देते हैं। बेटा ये इंटीजर थोड़ा है। काफ़ी बच्चों को पता है कि सर ने गलत किया है, मैं यही सिखा रहा हूँ। ये गलती बहुत सारे बच्चों की देखी है मैंने, इसलिए आप लोग नहीं करोगे ऐसा। 1.1 इंटीजर नहीं होता तो इससे पहले जो इंटीजर है वो 1 ही होगा। 1.5 से जस्ट पहले वाला इंटीजर 1। 1.99, अब वैसे 2 इसके अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, लेकिन हमें मामूली सा भी बड़ा नहीं करना, थोड़ा सा भी आप बड़ा नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना आपको लेस वाला ही लेना है, इससे पहले वाला इंटीजर तो 1 ही होगा। 2 खुद इंटीजर है, कहीं इसका आंसर 1 मत लिख देना। 2 खुद इंटीजर है, मैंने कहा था जो इंटीजर होगा उसका आंसर वो खुद होएगा, ठीक है। 2.1 इंटीजर नहीं है तो इससे जस्ट पहले 2 आएगा। 2.9 खुद इंटीजर नहीं होता तो इसका आंसर 2, मतलब पहले वाला इंटीजर। 3 खुद इंटीजर है तो आंसर 3। 0.5 इंटीजर नहीं होता तो इससे जस्ट पहले जो इंटीजर है वो है 0। -0.5 जो है वो भी इंटीजर नहीं है तो इससे जो जस्ट पहले वाला इंटीजर होगा वो, यस इधर ध्यान दो, वो होगा -1। बेटा ये ध्यान रखना इसका आंसर -1 होगा। -0 मत लिख देना कहीं, 0 इससे बड़ा होता है, हमें लेस वाला लेना है। -1.2 से छोटे वाला, -1 मत लिख देना, -2। बेटा ये काउंटिंग आपको आनी चाहिए। -1.2 से छोटा इंटीजर -2 होगा, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ये सोचते हैं सर फिर इसका नाम तो ग्रेटेस्ट है, अब छोटे वाला क्यों ले रहे हो, बड़े वाला क्यों नहीं ले रहे। अब वो समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया जैसे 2.9। अब 2.9 से लेस वाले इंटीजर सोचते हैं, जैसे इससे लेस इंटीजर 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, चलते ही जाएंगे। तो जितने भी इंटीजर इससे लेस हैं उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट जो है वो 2 है। जो लेस वाले इंटीजर हैं वो सारे लिख दिए, उनमें सबसे ग्रेटेस्ट है 2, इसीलिए कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब जो लेस वाले इंटीजर्स में से सबसे बड़ा आंसर होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, मतलब 2 आ गया इसका। फिलहाल इतना मत सोचो, आप तो सीधा सोच लो कि खुद इंटीजर है तो आंसर वो खुद होएगा, और अगर पॉइंट्स में है तो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर होएगा, ठीक है। अब इतनी बात समझने के बाद मैं यहां पर एक टेबल बना रहा हूं आपके सामने, देखो। इसकी टेबल भी कुछ ऐसी ही है जैसा थोड़ा सा भी लास्ट क्वेश्चन में किया था। समझो इधर, मैं यहां पर इसको y से डिनोट कर रहा हूं, x और y, यस। अब यहां पर
मेरा जो आंसर स्टार्ट हो रहा है, मैं एक बार ऐसा करता हूँ, मैं 1.1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 1.1 का आंसर कितना है? 1, 1.2 का 1, 1.5 का 1, 1 का भी 1 है। एक बार मैं इसको हटा रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो, ताकि इसका आंसर भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। जैसे ही 2 आया, आंसर 1 की बजाय 2 हो गया। तो ये आंसर कहाँ तक होगा? 1.99999 चलता ही जाएगा, उन सब का आंसर 1 होएगा। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पर टेबल जो है वो कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ। देखो इधर, यस, मैंने यहाँ लिखा 1,2, इस पर मैंने लगाया बिग ब्रैकेट, इस पर मैंने लगाया स्मॉल ब्रैकेट। अब जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर रीड किया हुआ है उनको पता है सर ये क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं इसको, और इसको ओपन इंटरवल। इसका मीनिंग क्या होता है कि इसमें 1 भी इंक्लूड होगा, 1 से 2 के बिटवीन जो होंगे वो भी इंक्लूड होंगे, लेकिन 2 नहीं होगा। जहां ओपन इंटरवल आ जाए ना, वो खुद नहीं होता इंक्लूड। मतलब 1 से लेकर आगे 1.1, 1.2 चलते चलते 1.9, 1.99, 1.9999 सभी आएंगे, 2 नहीं आएगा। इन सभी का आंसर आपके सामने है, 1 का आंसर भी 1, इन सब का आंसर भी 1। तो इस पूरे का आंसर जो आएगा वो आएगा 1। कुछ समझ आया क्या किया मैंने बहुत सारे पॉइंट्स अलग अलग लिखने की बजाय एक साथ ही बना दिए। अब मैं आगे ऐसे ही कर रहा हूं। अब मैंने लिया 2 से लेकर 3 तक, 2 पर बिग ब्रैकेट, 3 पर स्मॉल ब्रैकेट। ये भी समझो इधर, ये रहा 2 का आंसर भी 2, 2.1 का भी 2, 2.2 का भी 2, 2.5 का भी 2, 2.9 का भी 2। जैसे ही 3 आएगा 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 से लेकर 2.9999 तक सभी काउंट करेंगे, लेकिन 3 काउंट नहीं करेंगे। तो इन सब का आंसर कुछ भी पुट कर दूं इसमें, वहाँ आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, इसका आंसर हमेशा 2 आएगा। ठीक है, अब है ना आपको एक बेनिफिट और करवा देता हूँ। जो ये इंटरवल है ना, इसकी जो स्मॉल वैल्यू ना वो आंसर है, इस इंटरवल की स्मॉल वैल्यू आंसर है। तो अगर मैं 3,4 लूँगा तो इसका आंसर यस वेरी गुड 3 होगा। अब मैं इससे बैक चलता हूँ, ये 1, 2 था ना, मैं यहाँ पर 0,1 ले रहा हूँ, 0 पर बिग ब्रैकेट, 1 पर स्मॉल। इससे बैक हो रहा हूँ, -1,0, इस पर बिग, इस पर स्मॉल, -2, -1, बिग स्मॉल। इसका आंसर 0, क्योंकि स्मॉल वाला आंसर 0 है। आप चाहो तो रख रख के देख सकते हो। इसका आंसर -1, इसका आंसर -2। कुछ समझ आ रहा है बेटा? इतना आने के बाद अब ये सारे पॉइंट्स मैं वहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो अब इतने सारे पॉइंट्स हैं ना, समझ नहीं आते कैसे ड्रॉ करें। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 पर कितना है? 1, तो 1 पर 1 होगा यहाँ। ठीक है, मैं एक बार राउंड नहीं लगा रहा। 1.1 पे भी 1, 1.1 1 से जस्ट अगले बॉक्स पर होगा। 1.1 पर भी 1, 1.2 पर भी 1, 1.5 पर भी 1, 1.9 पर भी 1। इसका मतलब ये लाइन चलती ही जाएगी। कहाँ तक? 2 होते ही आंसर 2 हो जाता है। तो ये लाइन जब मैं ज्वाइन करूंगा, ध्यान से समझना इसको, ऐसे करके आगे मत ले जाना इसको। क्यों? 2 पर इसका आंसर 1 थोड़ा है, ये देख लो, 2 पर तो 2 है। तो 1.99, अच्छा 1.99 के बाद 1.999 का आंसर भी 1 होगा। तो अगर आपसे पूछे ये लाइन कब तक चलेगी, तो हम बता ही नहीं पाएंगे। क्यों? आप कितना एक बोलोगे, आप इतना बोलो जैसे 1.9999999, उसका आंसर भी 1 होगा। इससे और आगे भी है, इससे और आगे भी है। कई बच्चे बोलते हैं सर फिर डॉट डॉट करके इनफाइनाइट बोल दें। हाँ तो सही है, वो बोल तो सकते हैं, लेकिन वो ड्रॉ कैसे करेंगे ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। मैंने आपको बताया हुआ है कि जहाँ पर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ एक होल बना दिया करते हैं। जैसे 2 पर इसका आंसर 1 नहीं है, 2 पर 1 नहीं है, तो 2 पर हम एक होल बनाएंगे इसका, और इसकी सरकमफ्रेंस से ये टच करा देंगे। इसका मतलब क्या है कि 1 का आंसर 1, 1.1 का 1, 1.2 का 1, 1.5 का 1, 1.99999 जहां तक भी चलेगा सबका आंसर 1। लेकिन 2 के सामने होल लगाने का मतलब है कि 2 पर इसका आंसर 1 नहीं होगा। एक्चुअल में यहां से भी समझ सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो पॉइंट उसमें काउंट नहीं होता और उस पर हमेशा होल आता है। ठीक है, इतना आने के बाद अच्छा कई बार है ना कुछ बुक्स में यहां थोड़ा सा डार्क सिंबल मिल जाएगा आपको, ऐसे उसकी जरूरत नहीं है। जब आपने लाइन शुरू यहीं से की है तो इसका मतलब वो डार्क ही माना जाएगा।
अब 2 पर देखते हैं, 2 पर इसका आंसर 2 है, तो 2 पर इसका आंसर 2 यहां पर आ जाएगा। फिर 2.1 पर भी 2 यानी इधर, फिर 2.2 का भी 2, ऐसे चलते चलते 2.9 का भी 2, कहां तक चलेगा 2.9999 तक। लेकिन 3 पर इसका आंसर 3 हो जाएगा। वही बात हो गई, ये लाइन कंप्लीट ऐसे चलेगी, लेकिन 3 के जस्ट अपोजिट यहां पर होल बनाएंगे और इधर तक टच करवाएंगे। फिर 3 पर इसका आंसर 3 हो जाएगा। वही बात है, फिर ये चलता जाएगा, 4 के अपोजिट होल बना देंगे, फिर आगे भी इसी तरह चलता जाएगा। 4 पर इसका आंसर 4 और 5 के अपोजिट होल बना देंगे। बैक साइड पे आएंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे। अब इतना सोचने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो पॉइंट देख लेना वहाँ से। 1 पर होल बनाएंगे, यानी सिमेट्रिक से चलता जाएगा। -1 से स्टार्ट करेंगे, इधर -1 पर होल, -2 पर, बड़े समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ। इसी तरह से आप यहाँ से पॉइंट्स देखकर बना सकते हो, लेकिन जब एक बार पता ही लग गया और सारे सिमेट्रिक चल रहे हैं तो चलते जाओ डायरेक्टली। इसके बाद यहाँ से -1 के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर होल आएगा। इसी तरह बैक साइड भी चलता जाएगा, -3 के बिल्कुल सामने से लेकर और यहाँ पर -2 पर होल और इसके सामने। समझ आ रहा है? इस तरह से ये स्टेप बनते जाएंगे। स्टेप बनने की वजह से इस फंक्शन का नेम स्टेप फंक्शन भी रख दिया गया। याद रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। पेपर में अगर आ जाए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ स्टेप फंक्शन तो भी यही है। एक बात और, ग्रेटेस्ट इंटीजर को शॉर्ट में जिंट फंक्शन बोलते हैं। G फॉर ग्रेटेस्ट, INT का मतलब इंटीजर, जिंट फंक्शन, गिंट फंक्शन नहीं। जिंट फंक्शन का मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप फंक्शन। स्केल आप अपने आप लिख लेना, इसमें पॉइंट्स नहीं लिखने होते। क्यों? आप कितने पॉइंट्स लिख लोगे? जैसे आप यहाँ पर लिखोगे 1,1, फिर 1.1,1, 1.2,1, तो इस तरह से पॉइंट्स बहुत सारे हैं, वो लिखने नहीं है, बस वो वहाँ शो हो गए। ठीक है, अब आप इसको नोट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। ओके, आज हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।